अब हम जो नेक्स्ट टर्म है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चार्ज का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको बहुत बेहतरीन हम समझ सकते हैं आपके घर में जो एंड्रॉयड मोबाइल है उससे। एंड्रॉयड मोबाइल अगर वो हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं, मोबाइल हमारी डिस्चार्ज हो गई है, मोबाइल ऑन नहीं हो रही है, इसका मतलब मोबाइल डिस्चार्ज हो गई है। मोबाइल को जब हम चार्ज करते हैं तो मोबाइल ऑन हो जाती है। ये यूज किया है आपने वर्ड, हम भी यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल का चार्ज होना और मोबाइल का डिस्चार्ज होना डायरेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज से उसका कनेक्शन है, ठीक है ना। तो देखिए मोबाइल की अगर हम बात करें, यहां पर एग्जांपल लेते हैं मोबाइल की। एग्जांपल किसकी हमने लिए, मोबाइल। मोबाइल मोबाइल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज। मोबाइल डिस्चार्ज होगा तो आपकी मोबाइल ऑन नहीं होगी। देखिए यहां पर डिस्चार्ज और चार्ज ये मोबाइल एक्चुअली में नहीं होती, मोबाइल में बैटरी इनबिल्ट होती है। इसके पहले जो कीपैड वाले मोबाइल आते थे, एंड्रॉयड मोबाइल तो अब आने लगे, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में कीपैड वाले मोबाइल आते थे, तो वहां पर आपने देखा होगा सेल या बैटरी लगती है, उसमें क्या लगता है, बैटरी। तो वो बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज होती है। बात समझ में आ गई। तो मोबाइल चार्ज या डिस्चार्ज नहीं होती, मोबाइल में जो बैटरी होती है, बैटरी ये चार्ज या डिस्चार्ज होती है, ध्यान दीजिएगा। और बैटरी क्या होती है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। बैटरी क्या होती है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। तो बैटरी क्या है, बैटरी इज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। अब आप कहेंगे ये कौन सा नया टर्म आ गया, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो बैटरी का जो टेक्निकल नेम है वो क्या है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, याद रखिएगा। चार्ज स्टोरेज नहीं, बैटरी स्टोरेज डिवाइस। यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है और एमसीक्यू में भी ये पूछे जाते हैं। तो बैटरी क्या है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक, एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत कंफ्यूजन होता है, जहां भी एनर्जी वर्ड यूज हो आपको समझ जाना है, वहां पर चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी ही क्या है, एनर्जी है। तो यहां पर एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है ना। तो यहां पर बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो रही है और बैटरी चार्ज हो रही है। आपने देखिए बैटरी डिस्चार्ज हुई, बैटरी डिस्चार्ज हुई का मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी नहीं है, आप डिस्चार्ज हो गए। हमारी ह्यूमन बॉडी डिस्चार्ज हो जाती है, टायर्ड हो जाती है। टायर्ड हो जाएंगे तो हम लेजी हो जाएंगे, हमें थकावट लगेगी और हम स्लीपिंग कंडीशन में आ जाएंगे, स्लीपिंग मोड में आ जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, हम चार्ज नहीं है। हम चार्ज नहीं है इसका मतलब डिस्चार्ज है, चार्ज नहीं है मतलब डिस्चार्ज है। और चार्ज और डिस्चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, एनर्जी से है। किससे है, एनर्जी से। तो अगर आपकी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, इसका मतलब बैटरी में एनर्जी नहीं है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर मोबाइल आपकी डिस्चार्ज हुई, जब आपने इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई की, आपने केबल को इलेक्ट्रिक सप्लाई की, तो यहां पर क्या होगा, मोबाइल आपकी चार्ज हो जाएगी। यहां पर मोबाइल चार्ज हो गई, मोबाइल चार्ज हो गई मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो गई। तो यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। और मोबाइल अगर डिस्चार्ज है तो नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपके बैटरी डिस्चार्ज और बैटरी चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, एनर्जी से है। तो जहां भी इलेक्ट्रिकल चार्ज की हम बात करते हैं, इसका मतलब एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल, ये जो चार्जेज हैं, इस चार्ज को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली वो घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर कोई ये देखिए पेपर के पीस लिए हमने, ये हमने एक पेपर का पीस लिया, दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे पीस दिख रहे हैं आपको, स्मॉल पीसेज हैं ये। अब क्या हुआ, ये क्या है, हम एक कॉम्ब लेते हैं या कोई भी आप एक मटेरियल ले सकते हैं। ये क्या है, कॉम्ब, इससे अच्छा परफॉर्म होता है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
तो यहाँ पर ये कॉम्ब है और ये पेपर पीस है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेटर्स हैं, टू डिफरेंट ऑफ मटेरियल्स हैं। ये प्लास्टिक का बना हुआ है और ये वुडन पीस का बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इनको जब हम आपस में कांटेक्ट में ले आते हैं या थोड़ा नज़दीक ले आते हैं कॉम्ब को इस पीस के पास, तो कोई मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है, न तो इस कॉम्ब में कोई मूवमेंट दिख रहा है, न तो इस पेपर के पीस पर कोई मूवमेंट आपको दिख रहा है। देखिए ये, इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, अभी इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब दोनों डिस्चार्ज कंडीशन में है, ये वाला। ठीक है, दोनों की कंडीशन क्या है, डिस्चार्ज है। अब इसको हमें चार्ज करना, मतलब इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। कैसे हम इसको एनर्जेटिक करेंगे, अगर इसको हम यहां पर रब करते हैं अपने हेयर पर, देखिए हमने इसको रब किया, ठीक है, ये हमने रब किया। अब देखिए दिख रहा है, ये पेपर के पीसेस क्या है, हमने टच नहीं किया, थोड़ी उसके नजदीक ले आया हमने कॉम्ब को, देखिए पेपर के पीस क्या है, जंप करने लगे, अट्रैक्ट होने लगे इस कॉम्ब की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने चार्ज कर दिया और ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, दोनों डिफरेंट मटेरियल्स हैं, इसका मतलब टू डिफरेंट मटेरियल्स अट्रैक्ट करते हैं और टू सिमिलर मटेरियल वो क्या है, वो रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर सिमिलर और डिसिमिलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चार्ज की बात हम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज इज, यहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज फिजिकल, क्या है ये, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑफ मटेरियल्स, ऑफ मैटर्स, ड्यू टू विच two materials attracts or repel to each other, without touching, मतलब यहां पर कांटेक्ट पॉइंट नहीं होता, टच नहीं होता, हमने टच नहीं कराया था फिर भी वो अट्रैक्ट हुआ। अब देखिए ये चार्ज की डिफिनीशन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की और यहां पर प्रॉपर्टी की बात करी, मटेरियल प्रॉपर्टी की बात की, मतलब चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, मटेरियल की प्रॉपर्टी से है। ठीक है, और हमें मालूम है कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे आयरन, स्टील, गोल्ड, कुछ भी हो, कोई भी मटेरियल हो, वो नंबर ऑफ एटम से बना होता है और ईच नंबर ऑफ एटम इज कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक सब एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम मटेरियल की बात कर रहे हैं और मटेरियल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो हमें मालूम है एटम इज कंसिस्ट ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में E, प्रोटॉन को P और न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा एक चीज और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर माइनस लिखते हैं हम, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। मतलब न्यूट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, न्यूट्रॉन में न तो पॉजिटिव चार्ज होता है न तो नेगेटिव चार्ज होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो यहां पर चार्ज की बात कर रहे हैं, ये प्लस और माइनस ये क्या है, चार्ज हैं, इसी को आयन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयन। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव आयन, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन। बात समझ में आ गई। इसी को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इतनी बात समझ में आई, ओके। तो इसके बेस पर हमें यह दिख रहा है कि बेसिकली 2 ही पार्टिकल्स हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो यहां पर टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की बात करें तो 2 टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो यहां पर क्या होगा, टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस।
तो फर्स्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या पॉजिटिव चार्ज, इसको हम शॉर्ट में प्लस VE लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर है, इसका मतलब प्रोटॉन ही पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। तो यहां पर क्या होगा, प्रोटॉन इज कैरीड या पॉजिटिव चार्ज इज कैरीड बाय, पॉजिटिव चार्ज इज कैरीड बाय प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स। ठीक है, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज इज कैरीड बाय, नेगेटिव चार्ज इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पर हम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, कैरीड बाय। इसका मतलब क्या हुआ, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक चार्ज मूव करते हैं। चार्ज में मूवमेंट होता है, चार्ज पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो प्रोटॉन उसको कैरी करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन यहां पर कैरी करता है। बात समझ में आ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो। वन प्लेस से अदर प्लेस तक जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो। ठीक है। अच्छा, फ्लो में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे ये पेन है, ये सिंगल आइटम है, अगर यहाँ पर 1000 या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेन्स होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो है। एग्जाम्पल जो बेस्ट है वो वाटर फ्लो का है। वाटर पार्टिकल्स, हमें मालूम है वाटर में नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स हैं, और जब वाटर वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव करता है तो हम क्या बोलते हैं, वाटर फ्लो हो रहा है। फ्लो का मतलब क्या हुआ, जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाए वहां पर फ्लो वर्ड यूज होता है, अदरवाइज वहां पर मूवमेंट वर्ड यूज होगा। जैसे मेरी बॉडी यहां पर है, हम यहां से यहां तक मूव हो गए, इसका मतलब हमारी बॉडी यहां से मूव होकर यहां पर आ गई, लेकिन हमारी बॉडी फ्लो नहीं हुई। अगर वाटर की बात करें तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो वो पूरे पार्टिकल्स एक ग्रुप में फ्लो होते हैं, तो वहां पर फ्लो आ गया। ठीक है ना। तो एयर में भी क्या है, एयर के साथ हम एयर मूवमेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, एयर फ्लो वर्ड यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ भी चार्ज पार्टिकल्स, कोई एक पार्टिकल, यहाँ सिंगल पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, ये चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। यहाँ पर किसी भी एटम में नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इस मटेरियल में कंसिस्ट है। यहाँ भी क्या है, फ्लो वर्ड यूज होता है। बात समझ में आ गई। ओके, तो ओवरऑल अगर सिनारियो देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि पूरे इलेक्ट्रिसिटी में ये इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसके प्रॉपर्टी को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस तरह हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया, और ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो हमें यह समझ में आता है कि जहां भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात होगी, वहां पर चार्ज पार्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो यहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक की बात या किसी को हम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की यहां पर अगर हम बात करें तो सिमिलर चार्जेस repels to each other
और डिसिमिलर चार्जेज होंगे तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, डिसिमिलर चार्जेज, डिसिमिलर या डिसिमिलर का मतलब दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, डिसिमिलर चार्जेज, चार्जेज अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। ठीक है, तो सिमिलर और डिसिमिलर का मतलब क्या हुआ, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल सिमिलर चार्जेस क्या होंगे यहां पर, माइनस माइनस, ठीक है, या प्लस प्लस। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं भी आएगी तो यहां पर क्या होगा, रिपेल्सन, या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, पास नहीं आएंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, अच्छा डिसिमिलर मतलब क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, एग्जाम्पल तो नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इस टाइप का होगा तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शंस। इतनी बात समझ में आ गई। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेट से बिल्कुल मिलता जुलता है। मैग्नेट में क्या है, नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं। अगर ये कोई मैग्नेट का पीस है और एक मैग्नेट का पीस ये है, ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट में कौन सा फेस है, ये वाला फेस है, इसका ये फेस इसके सामने है, इसका मतलब यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है, तो अपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मान लीजिए मैग्नेट नंबर 1 है, ये है मैग्नेट नंबर 2, तो मैग्नेट 1 मैग्नेट 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये मैग्नेट इधर मूव होगी इस डायरेक्शन में। अच्छा सिमिलरली मैग्नेट 2 मैग्नेट 1 को अपनी तरफ पुल करेगी, तो ये मैग्नेट इधर की तरफ मूव होगा, तो ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो दोनों का मूवमेंट क्या है, एक दूसरे के डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे। अट्रैक्शन फोर्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर यहां पर इसी मैग्नेट को हम अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, मींस ये मैग्नेट का मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके पोल्स को हम इंटरचेंज कर दें, मींस मैग्नेट को हम इंटरचेंज कर देंगे, तो मतलब ये साउथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेट को हमने पलट दिया, उसको इंटरचेंज कर दिया, उसके पोल्स को इंटरचेंज कर दिया। तो यहां पर आप देखेंगे जो इसका कांटेक्ट फेस है, ये वाला फेस और ये वाला फेस जो फ्रंट में है, ये दोनों पोल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, मतलब ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसा है, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे ये। तो ये फर्स्ट सेकेंड को इधर की तरफ मूव करेगा, तो ये क्या है, इस डायरेक्शन में मूव होगा, और ये सेकेंड वाला फर्स्ट वाले को इधर मूव करेगा, तो ये जो मैग्नेट नंबर 1 है ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्सन बोलते हैं। ये जो रिपेल वर्ड यूज हुआ है वो इसको बोलते हैं, और अट्रैक्शन वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है, मैग्नेट। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना हो तो देखिए, ये हमने 2 पीस ऑफ मैग्नेट यहां पर लिया, ये फर्स्ट पीस है और ये क्या है, सेकेंड पीस। ठीक है, अब देखिए, अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। तो जब आप इसको इसके कांटेक्ट में ले आने की कोशिश करेंगे, इसको नजदीक ले आएंगे, तो देखिए क्या होता है, ये इधर मूव कर रहा है, मतलब इनमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, ये इधर की तरफ मूव हो रहा है, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये सिचुएशन नंबर 2 है। तो सिचुएशन नंबर 2 है, इसका मतलब रिपल्सन है, इसका मतलब इसके ये दोनों फेस कैसे हैं, सेम है। इसका ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट दोनों क्या है, सेम पोल्स के, मतलब ये अगर साउथ पोल है तो ये भी क्या है, साउथ पोल है, इसीलिए यहां पर रिपल्सन हो रहा है। अब हमने क्या किया, इस मैग्नेट का पोल इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए, ठीक है, कांटेक्ट में आ गया, फिर से देखिए इसको यहां पे ले गए, ये कांटेक्ट में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट सिचुएशन है, यहां पर अट्रैक्शन हुआ और यहां पर रिपल्सन हुआ। सेम कॉन्सेप्ट ये चार्ज के लिए भी अप्लाई होता है। बात समझ में आ गई, ओके। तो ये हमने 2 प्रॉपर्टीज इसके बारे में देखे। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पर हम उसको फिर से रिकॉल करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हमने क्लास 9th में डिस्कस किया था। अब देखिए ध्यान से, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी क्या है, ये चार्ज है। चार्ज भी क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां भी अप्लाई होता है। बात समझ में आ गई? ओके, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ये कभी चेंज नहीं होते, ठीक है ना, ये अनचेंज्ड होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स does not changed, या इसको अनचेंज्ड भी हम लिख सकते हैं, मतलब ये चेंज नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस आप करेंगे तो वो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अगर जितने अमाउंट पॉजिटिव चार्ज के हैं उतने ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज के हैं, वो हमेशा कंजर्व रहते हैं, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। मान लीजिए कोई मटेरियल है, मान लीजिए कोई मटेरियल वहां पर 1000 पॉजिटिव चार्ज है और 5000 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये चार्जेस कभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे या रिड्यूस नहीं होंगे। याद रखिएगा, ये चार्जेस कभी न तो डिस्ट्रॉय होंगे न तो रिड्यूस होंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी क्या है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो कंजर्व रहती है, केवल ट्रांसफर होती है एनर्जी। समझ में आई बात? पॉजिटिव नेगेटिव को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बट नेगेटिव कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पॉजिटिव कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो वही हमने यहां पर लिखा, द नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स डज नॉट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होते, या इसको आप कह सकते हैं ये कंजर्व रहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कंजर्व्ड। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो अगर मान लीजिए 1000 पॉजिटिव चार्ज हैं और 500 नेगेटिव चार्ज हैं, तो कौन से चार्ज ज्यादा हैं? पॉजिटिव वाले चार्ज ज्यादा हैं। इसका मतलब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कौन से चार्ज को वियर कर रहा है? वो पॉजिटिव चार्ज को वियर कर रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर ये रॉड है, ये मान लीजिए एल्युमिनियम या आयरन या कॉपर की रॉड है, और इसमें क्या है, इसमें 1000 जो है पॉजिटिव चार्ज है और 500 नेगेटिव चार्ज है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव। तो इनका अगर डिफरेंस करें तो ये क्या आ जाएगा? प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 500, ठीक है। तो ये प्लस में आएगा, प्लस का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को हम अपोजिट कर दें, मतलब क्या हुआ? 500 पॉजिटिव चार्ज हो और 1000 नेगेटिव चार्ज हो, तब क्या होगा? देखिए, इफ 500 नेगेटिव चार्ज हो और 500 पॉजिटिव चार्ज हो और 1000 नेगेटिव चार्ज हो, तो नेट चार्ज क्या होगा? तो यहां पर नेट जो आएगा, नेट मतलब इन दोनों का डिफरेंस, नेट, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ये माइनस वाला ज्यादा क्वांटिटी है, प्लस वाला कम क्वांटिटी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस, और माइनस प्लस का डिफरेंस माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 500, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो आपका जो नेट आता है वो 500 आता है। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो जो आपका नेट आंसर आएगा, नेट चार्ज, वो माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, ये क्या है? कंडक्टर, ये वायर मान लीजिए, ये कॉपर का वायर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं।
अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो आप कहेंगे कि इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो आप ये कहेंगे कि इसमें नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेट नेगेटिव आता है और यहां पर नेट पॉजिटिव आता है। बात समझ में आ गई? तो यही यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। इफ 4 का पॉइंट नंबर ए अगर हम बात करें ए, इफ पॉजिटिव चार्ज इज मोर, इफ पॉजिटिवली चार्ज्ड particles is greater than, ये किसका सिंबल है? ग्रेटर देन का। नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, then conductor carries, कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? ये कॉपर की वायर, ये कॉपर की क्या है? वायर है, वायर या रॉड भी आप इसको कह सकते हैं, है ना, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। देन कंडक्टर कैरीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या पॉजिटिव चार्ज, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है ना। अगर इसी का 4 का बी पॉइंट देखें तो इसी का अपोजिट, इफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इफ पॉजिटिवली चार्ज्ड particles less than negatively charged particles, negatively charged particles, तो क्या होगा? नेगेटिव ज्यादा है तो क्या होगा? देन कंडक्टर कैरीज, देन वी कैन से दैट कंडक्टर हैज नेगेटिव चार्ज, यह ठीक है। देन वी कैन से दैट कंडक्टर is negatively charged, बात समझ में आ गई? तो ये 1 2 3 4 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमने यहां पर की है। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिसिटी is defined as flow of electrons या flow of charges, flow of electrons या flow of charges in a conductor, कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? कॉपर का वायर या कोई भी ऐसा मटेरियल या ऐसा मेटल जो करंट को फ्लो कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। तो कंडक्टर को यहाँ एग्जांपल के लिए हम वायर यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर वायर हमें याद है तो हमें याद होगा कि वायर क्या है? कंडक्टर है। कभी कभी हम एग्जाम में ये भूल जाते हैं कि कंडक्टर क्या है। तो अगर एग्जाम्पल याद है तो एग्जाम्पल के टेक्निकल मीनिंग को भी हम इजीली समझ सकते हैं। अगर हमें वायर मालूम है तो वायर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, तो वायर को हम कंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी फिजिक्स के टर्म्स को याद आप रख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल याद है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस याद हैं, तो उसी के बेस पर ये टेक्निकल वर्ड रखे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वहां पर फ्लो ऑफ चार्जेज वर्ड यूज हुआ है। मतलब चार्ज फ्लो होगा तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है क्या? इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट
ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, दोनों का रिलेशन है। अगर फ्लो ऑफ चार्जेस हमें समझ में आ गया तो हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हमें फ्लो ऑफ चार्जेस समझना है। तो देखिए फ्लो ऑफ चार्जेस या कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब वायर, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में ड्रूड एंड लॉरेंज, ये 2 साइंटिस्ट ने इसके कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। साइंटिस्ट का नाम क्या था, ड्रूड, यहां पर साइंटिस्ट का नाम हम लिखते हैं ड्रूड। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनके नाम कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ड्रूड एंड लॉरेंज, ड्रूड एंड लॉरेंज, लॉरेंज ये साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट 19th सेंचुरी में इसके कॉन्सेप्ट को इन्होंने प्रपोज किया था। 19th सेंचुरी, ठीक है। तो ड्रूड एंड लॉरेंज ने 19th सेंचुरी में जब इसके कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिक वायर में या कैसे करंट फ्लो होता है इसके बारे में, जब वो डिस्कस कर रहे थे या एनालाइज कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी मेटालिक वायर हो, ठीक है, ये वायर आपने देखा होगा, फिर से हम यहाँ पर देखते हैं, ये कॉपर का वायर है, ये डार्क ब्राउन जो है ये क्या है, कॉपर का वायर, इसके ऊपर क्या है, इंसुलेशन लगा हुआ है। अच्छा, ये वायर आपको थिन वायर भी देखने को मिलती है और थिक वायर भी आपने देखा होगा। जो लार्ज केबल्स होते हैं वहां पर आपको थिक वायर भी दिखता है। जैसे मान लीजिए ये माउस में जो वायर यूज हुआ है इसकी देखिए थिकनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये ब्लैक रंग का जो दिख रहा है इसको आप क्या बोलेंगे, ये रबर का या प्लास्टिक का मटेरियल है, इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। अगर आप इसको कट करेंगे तो आपको इसके अंदर ये कॉपर का वायर दिखेगा, ठीक है, ये कॉपर का वायर आपको इसके अंदर दिखेगा। तो थिकनेस मतलब थिन या थिक वायर कैसी लेनी है वो उसके एप्लीकेशंस पर डिपेंड करता है। ओके, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि थिन और थिक क्यों लिया जाता है। तो ड्रूड एंड लॉरेंज ने जब 19th सेंचुरी में इसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी मटेरियल हो, एनी मैटर इन द यूनिवर्स, एनी मैटर, मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर क्या होता है, मैटर, कोई भी मैटर ले हम, मान लीजिए ये वायर ही हम लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम प्लॉट करें तो यहाँ पर आपको ये इस तरह का वायर दिखता है। ये क्या है, वायर का एक स्मॉल पीस हम यहाँ पर समझने के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए कोई भी मैटर हो या वायर हो या कंडक्टर हो, इसको आप क्या बोलेंगे, कंडक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है और एटम्स किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसको उन्होंने क्या बोला, ये प्रोटॉन्स हैं, ये क्या है, प्रोटॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इसके चारों ओर मूव करता रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में होते हैं, जबकि प्रोटॉन क्या है, वो फिक्स पोजीशन में रहते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहते हैं, इसलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब ये फ्री टू मूव है। लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन क्या है, ये अपनी पोजीशन में फिक्स रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड इन पोजीशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में कई बार इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इससे काफ़ी आते हैं। तो देखिए प्रोटॉन की पोजीशन क्या है, फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री कंडीशन में है। तो ये सब कंसीडर करिए कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ है, इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मतलब ये
किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, किसी एंगल पर कोई भी इनकी मूवमेंट हो सकती है, मोशन हो सकता है। ऐसे इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने 3, 4, 5 मॉलिक्यूल्स ही कंसीडर किए ताकि यहाँ पर हमें समझ में आ जाए एक्चुअल में कॉन्सेप्ट। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि आप काउंट नहीं कर सकते और उनको काउंट करना भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इनकी मोशन आपको अभी क्या दिख रही है, ये किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, मतलब इनका मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है। तो यहाँ पर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो कैसा है, रैंडम है। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर रैंडम मोशन है और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज फिक्स है अपनी पोजीशन पे, ऑब्वियसली उसके चारों ओर कोई न कोई स्पेस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस स्पेस। यहां पर जो फिक्स पोजीशन है इसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस। तो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज, यहां पर हम लिखेंगे फिक्स्ड पोजीशन ऑफ प्रोटॉन is known as, is called as क्या बोलेंगे, लैटिस। लैटिस ये टर्म बहुत बार यूज होता है मटेरियल साइंस में भी, या मटेरियल के बारे में जब भी आप डिस्कस करेंगे, या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ये वर्ड बहुत यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लैटिस बोला हमने। अच्छा, ये जहाँ भी फिक्स होंगे इसके चारों ओर कोई ना कोई स्पेस होगा। मान लीजिए कोई एटम यहाँ पर है तो इसके सराउंडिंग कोई ना कोई तो स्पेस है, तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लैटिस स्पेस। तो यहाँ पर हम बोलेंगे स्पेस सराउंडिंग द लैटिस, स्पेस सराउंडिंग लैटिस इज नोन एज, लैटिस इज नोन एज या कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, लैटिस स्पेस, लैटिस स्पेस। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैटर की डेफिनेशन देखें तो मैटर क्या होता है, देखिए एवरीथिंग या एनीथिंग, एनीथिंग विच कवर्स स्पेस, विच occupies space and have masses is called as matter, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो मैटर की डेफिनेशन पूछी जाए, कोई भी चीज हो, जैसे ये पेन है, पेन में क्या है, कोई न कोई मास होगा। अगर इसको कहीं भी आप रखोगे, जैसे हमने यहाँ पर रखा तो कोई न कोई तो इसने स्पेस कवर किया, तो इसमें मास भी है और क्या है, स्पेस भी। अगर ये डस्टर है तो ये डस्टर ने भी स्पेस कवर किया, चाहे वो स्पेस कम हो या ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो स्पेस कम हो या ज़्यादा हो और इसमें कुछ न कुछ मास होगा। अगर आप इसको वेट करेंगे तो इसका कुछ न कुछ मास आपको दिखेगा, चाहे वो 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 1 kg, 2 kg, 20 kg, कुछ भी हो। तो इसमें स्पेस भी होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाइड भी करना चाहिए और उसमें मास भी होना चाहिए। उसको आप क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि हमारे लिए नए हैं, इसलिए हमें इसको याद रखना है, इसको समझना है, ठीक है। अच्छा, तो ये था ड्रूड का कॉन्सेप्ट। ड्रूड और लॉरेंज ने उन्होंने इसको कॉन्सेप्ट को फ्लो किया, जनरेट किया। अब हम इनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है, मैटर। मैटर क्या है, कंडक्टर। ये कंडक्टर कोई मान लीजिए कॉपर का वायर है, इसको हम एग्जाम्पल के लिए कॉपर का वायर कंसीडर कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमने यहाँ पर देखा। अभी क्या है, ये रैंडम मोशन में है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं। अच्छा, इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत लो होती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इस पेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब इतने पार्टिकल्स के बीच में इनके स्पेसिंग क्या होगी, बहुत कम होगी। मतलब ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, इसके बीच में स्पेसिंग बहुत कम है। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड के बीच में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम होती है। तो कभी आप क्राउडेड एरिया में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, या किसी मॉल, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, या आपने रेलवे के प्लेटफॉर्म पे भी देखा होगा, जब आप सीट में
अपनी सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए एंट्री करते हैं बोगी में। तो वहां पर क्या है, वो क्राउडेड एरिया, किसी भी क्राउडेड एरिया का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो आप क्राउडेड एरिया के बाहर हैं तो आपकी स्पीड काफी ज्यादा है, मतलब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आप क्राउडेड एरिया में एंट्री करते हैं तो आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी और आपकी एनर्जी ये क्या होती है, लो हो जाती है, ठीक है ना, आप उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाते। तो सिमिलरली इनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम है, क्योंकि इनके ये जो पैकिंग है, इनकी क्लोज पैकिंग होती है, एटम्स की पैकिंग बहुत क्लोज होती है। पैकिंग का मतलब क्या हुआ, जिस पोजीशन पर ये फिक्स है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, लो एनर्जी, इसको क्या बोलोगे आप, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। लो एनर्जी क्यों है, क्योंकि इनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम है। तो स्पेसिंग बहुत कम है मतलब क्राउड बहुत ज्यादा है, क्राउड है तो ऑब्वियसली वो मूव नहीं कर सकते, उतनी फास्टली मूव नहीं कर सकते, और उनके अंदर टेंडेंसी भी नहीं है मूव करने की, ठीक है। अगर कोई आपको, देखिए मान लीजिए आप क्राउडेड एरिया में है, आपकी जो स्पीड है वो काफी स्लो है, कभी इधर ऐसे ऐसे आप मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पीछे से कोई पुश कर दे, आपको कोई पुश करे, इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, आप जो है इधर या उधर गिर जाओगे या आपकी स्पीड काफी तेज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इनकी स्पीड या इनकी एनर्जी हाई कब होगी, जब इसको एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। वैसे भी हमने 9th क्लास में न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी ये डिस्कस किया था, कोई चीज अपने आप नहीं होती है, किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट अपने आप नहीं होगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी ऑब्जेक्ट, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, ये फ्री कंडीशन में है, इसका मतलब इनकी एनर्जी लो होगी। इसके बाद हम हाई एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट जस्ट इसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इनकी जो मोशन है, इनकी एनर्जी बहुत लो है। अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन को आप कंसीडर करें, क्रॉस सेक्शन का मतलब मान लीजिए इस वायर को हमने यहां से कट किया, यहां से हमने इनके वायर को कट किया, इसको आप क्या बोलोगे, क्रॉस सेक्शन। देखिए यहां भी है, यहां भी है, कोई भी कट आप लगाएंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन। देखिए क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, ये क्या है, कोई सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर क्या है, ये सर्कुलर शेप में आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर शेप में इसकी लेंथ विड्थ आपको दिख रही है, ठीक है। इसको किसी भी पोर्शन पे आप कट करेंगे, मान लीजिए हमने यहां से इसको कट किया, अब आपको कैसा दिख रहा है, यहां पर ये वाला फेस कैसा दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। अगर आपने इसको यहां से कट किया तो भी आप देखिए यहां पर सर्कल दिख रहा है, यहां पर आपने कट किया तो भी आपको सर्कल दिख रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन। क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन। तो ऐसे, अच्छा इसको अदर वर्ड में आप कहें तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कट हम कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी कट हम लगाएं तो ये आपको सर्कल ही दिखेगा, क्या दिखेगा, सर्कल ही दिखेगा। इसका मतलब कोई भी सर्कुलर रॉड हो, कोई भी सर्कुलर पीस हो, या कोई भी सर्कुलर वायर हो, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर ही होता है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी आप पोर्शन ले लीजिए, यहां पर मान लीजिए हमने यहां पर एक ऐसा पोर्शन कंसीडर किया, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। इसको आप क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन। ये जो पोर्शन है इसको हमने क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहां पर एक क्रॉस सेक्शन उन्होंने कंसीडर किया। इसके बाद उन्होंने देखा कि जो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर भी हैं। मतलब आपने इस सिलेंडर को 2 पार्ट में कट तो किया, ये पेन है, इसको आपने कट किया तो ये 2 पार्ट्स में हो गया, ये भी आपको सर्कुलर दिख रहा है और ये भी आपको सर्कुलर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो, जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर है। मतलब इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्रॉस सेक्शन के राइट में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। वहां इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा नहीं हो जाती। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है, इसके पहले वाले टॉपिक में भी हमने ये डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को चार्जेस फॉलो करते हैं, ठीक है। चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस की थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिड्यूस नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर यहां पर भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब अगर यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। अगर इसके आपने क्रॉस सेक्शन यहां भी कंसीडर कर लिया
तो भी आपको लेफ्ट क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में और क्रॉस सेक्शन के राइट में, अगर ये क्रॉस सेक्शन को आपने कोई पॉइंट मान लीजिए P और Q, ये क्या है P और ये क्या है Q, P Q क्या है क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में और इस क्रॉस सेक्शन के राइट में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई। तो एक बार फिर से हम ड्रूड और लॉरेंज के इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या कंसीडर किया कि जितने भी मैटर है यूनिवर्स में, मैटर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर या कोई भी एलिमेंट जो स्पेस ऑक्यूपाइड करे और उसमें मास होना चाहिए, उसको आप क्या बोलेंगे, मैटर कहेंगे। उन्होंने कोई भी एक इलेक्ट्रिक वायर को कंसीडर किया, किसी भी कंडक्टर को कंसीडर किया। तो ये कंडक्टर पर कॉपर का वायर लिया, ये कॉपर का वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ऑब्जर्व किया तो उसकी एनर्जी काफ़ी लो उनको दिखी। क्यों लो दिखी? क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, क्राउडेड एरिया ज़्यादा है। हमने डिस्कस किया कि अगर आप क्राउडेड एरिया में जाएंगे तो आपकी स्पीड लो हो जाएगी, मतलब आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। अगर आप क्राउडेड एरिया के बाहर हैं तो आपकी एनर्जी हाई होती है। तो यहाँ पर क्राउडेड है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसलिए इनके बीच स्पेसिंग बहुत कम है और स्पेसिंग बहुत कम होने के कारण इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, बहुत लो है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को कंसीडर किया। क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया। इस वायर को कहीं भी आप कट करेंगे तो जो आपको ये सेक्शन दिखता है, कट करने पर ये सेक्शन दिखा, तो ये सेक्शन जैसा दिखेगा वही क्रॉस सेक्शन है। ये हायर क्लास में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ड्राइंग्स डेवलप की जाती है, आपने ड्राइंग देखी होगी, तो वो ड्राइंग में सेक्शन का यूज किया जाता है। तो जहां भी आप कट करेंगे जो भी आपका ये शेप दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। अगर ये क्या है, सर्कुलर है, तो इसको आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कहेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए ये है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर है, इसको आप कट करेंगे किसी भी पोर्शन में तो आपको कैसा दिखेगा, ये वाला फेस, ये आपको फेस स्क्वायर ही दिखेगा। अगर इसी को हम ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दें, देखिए ये ट्रायंगल है, दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अगर इसको आप कहीं भी कट करेंगे तो आपको ये शेप ऐसा ही दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ऐसे जितने भी क्रॉस सेक्शन, मतलब जो आपको ये शेप दिखता है। तो यहां पर उन्होंने एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया P और Q किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया। अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब ऐसे फ्री कंडीशन में कोई कंडक्टर है, ये अभी पेन क्या है, ये फ्री कंडीशन में है, ये वायर क्या है, ये वायर अभी फ्री कंडीशन में है, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट से राइट की तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, मूवमेंट तो है, कैसा मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट है। तो यहां लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं उनकी अमाउंट क्या है, बराबर है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं और जितने इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो नंबर है वो इक्वल है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons passing through any cross section, passing through the cross section, through the cross section, cross section from left to right, from left to right is equal to number of electrons passing through the cross section, passing through the cross section from right to left, from right to left, ठीक है। hence resultant of the charges या net charges, hence net charges passing through any cross section, passing through any cross section
ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज 0, इज 0। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह ड्रूड एंड लॉरेंज ने 19th सेंचुरी में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने एक ऐसे फ्री कंडीशन में कॉपर की वायर ली। फ्री कंडीशन मतलब ये अभी हमने ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब ये फ्री कंडीशन में है। इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, ये नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। और एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उस एक्टिविटी को उन्होंने परफॉर्म किया। सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया, ठीक है। ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया उन्होंने, और ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ पास हो रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन पी क्यू के, उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ पास होते हैं। इसका मतलब नेट चार्जेस क्या है, वो 0 है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया। अब क्या किया उन्होंने, इसको एनर्जाइज किया। एनर्जाइज का मतलब क्या हुआ, इसको लो एनर्जी से हाई एनर्जी में कन्वर्ट किया। उसके लिए उन्होंने एक सेल लिया ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, सेल। सभी ने देखा होगा, ये टॉर्च में अप्लाई होता है, टॉर्च में इसको यूज करते हैं। टॉर्च में जब आप सेल को इंसर्ट करेंगे, फिर उसमें की लगी होती, की को जब आप ऑन ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे तो आपको लाइट दिखेगी, अगर ऑफ करेंगे तो आपको लाइट नहीं दिखेगी, ठीक है। ये सबने आपने टॉर्च ने यूज किया होगा। अच्छा, इसको आप जो वॉल माउंटेड क्लॉक्स होते हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं, उसमें कुछ इस तरह के सेल यूज होते हैं। ये ऐसे सेल यूज होते हैं वॉल माउंटेड क्लॉक में, ठीक है। इजिली अवेलेबल है, सबके घर पर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। यहां पर जो एक रेज्ड सरफेस है और यहां पर एक फ्लैटेड सरफेस है। ये आपको कैसा है, ये रेज्ड सरफेस है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट सरफेस बोलते हैं। इसमें भी आप देखिए, यहां पर आपको रेज सरफेस दिख रहा है और यहां पर आपको फ्लैट सरफेस दिख रहा है। तो जो रेज सरफेस है, यहां पर प्लस का सिंबल दिखेगा, यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर जो रेज्ड सरफेस है ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। और सेकंड यहां जो फ्लैट सरफेस है यहां पर माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लस और माइनस है ये क्या है, टर्मिनल्स हैं। क्या है, टर्मिनल्स। प्लस और माइनस जो होते हैं वो क्या है, टर्मिनल्स। प्लस माइनस, ये हम सेल की बात कर रहे हैं, यहां पर प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये सेल की बात कर रहे हैं। सेल प्लस माइनस क्या होते हैं, टर्मिनल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो प्लस और माइनस टर्मिनल से उन्होंने वायर के एंड्स को कनेक्ट किया। देखिए, ये सेल है, ये वायर है, ठीक है। यहां पर उन्होंने ऐसे कनेक्ट किया और यहां पर उन्होंने इस वायर को कनेक्ट किया ऐसे। ये दोनों कॉपर का मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल अलग नहीं लेना है, ये कॉपर का हो, ये एल्यूमिनियम का हो, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। दोनों का मटेरियल सेम होना चाहिए। ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट डेवलप किया। अब क्या हुआ, ये जो वायर है इसके वन एंड को यहाँ पर उन्होंने कनेक्ट किया। ये मान लीजिए पेन है, ठीक है, ऐसे। तो इस पेन के इस एंड को ऐसे कनेक्ट किया उन्होंने और सेकेंड एंड को यहाँ पर उन्होंने ऐसे कनेक्ट किया। समझ में आई बात। तो ऐसे इन्होंने ये पेन के 2 एंड्स को इस 2 वायर से कनेक्ट किया और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वो हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर सेल का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से दिखाया जाता है। ये एक लॉन्ग लाइन होती है, फिर यहाँ पर एक शॉर्ट लाइन होती है, फिर यहाँ से ऐसे वायर कनेक्ट होता है। ये क्या है, वायर कनेक्ट। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रेड सरफेस है प्लस और यहाँ पर माइनस, इसके अंदर रॉड्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर कनेक्शंस होते हैं। तो वो कनेक्शन ये वायर के थ्रू दिखाया जाता है। अब क्या हुआ, ये पेन है, ठीक है, ये वाला मतलब कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर यहाँ पर उन्होंने ऐसे और ऐसे इस कंडक्टर के 2 एंड्स को उन्होंने इस तरह वायर से कनेक्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है, सेल। सेल में प्लस माइनस, प्लस और माइनस 2 एंड्स हमने देखे अभी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये सेल के प्लस और माइनस टर्मिनल्स हैं और ये क्या है, कॉपर का कंडक्टर है। कॉपर के कंडक्टर में प्लस को उन्होंने प्लस से कनेक्ट किया और माइनस को उन्होंने माइनस से कनेक्ट किया। मतलब अगर ये कंडक्टर है तो इसमें भी माइनस और प्लस होगा,
तो माइनस वाले को माइनस से उन्होंने कनेक्ट किया और प्लस वाले को प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया। और ये क्या है? सेल। ये क्या है? सेल। इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है प्लस माइनस का, सेल है। अब देखिए उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहां पर, ये इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। ऐसा कोई इसका प्रूफ नहीं है कि इधर ही क्यों जा रहा है, ये इधर ही क्यों जा रहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था कि जब उन्होंने सेल से माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया कंडक्टर के, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव होने लगे। इधर नहीं मूव हो रहे थे, इस डायरेक्शन में मूव हो रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें एक कन्फाइंड और ऑर्डर्ड मोशन था। कन्फाइंड एंड ऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ? एक पाथ को वो फॉलो कर रहे थे, रैंडम मोशन नहीं था। ये मोशन इस डायरेक्शन में था और इनकी एनर्जी को उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो इसके कंपैरिजन में काफी हाई एनर्जी थी, ठीक है ना। इसके कंपैरिजन में मतलब अगर इसकी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी यहां पर इलेक्ट्रॉन की, तो यहां पर 2000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उन्होंने ऑब्जर्व की। ये एग्जांपल है, ठीक है ना। मतलब इसके कंपैरिजन में इनके इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। तो जब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये फाइंड किया कि जैसे ही एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, एनर्जी स्टोरेज का मतलब क्या हुआ? इस सेल में एनर्जी स्टोर है। जब आपको एनर्जी चाहिए तो आप इससे एनर्जी ले सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल का पावर बैंक, मोबाइल का पावर बैंक, आप अगर बस में सफर कर रहे हैं या आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आप उसको पावर बैंक से कनेक्ट कर लेते हैं। पावर बैंक क्या है? वो भी एक बैटरी वहां पे होती है, उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर रखा है। इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके रखा है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने वहां पर स्टोर करके रखा है। आपको कहीं भी इमरजेंसी हो, कहीं भी जरूरत हो तो आप उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको प्यास लगती है तो आप बॉटल में वाटर स्टोर करके रखते हैं। जहां यूज हो, जहां आपको प्यास लगती है आप उसको यूज कर लेते हैं। मतलब जहां भी आपकी एनर्जी लॉस होती है आप वाटर मतलब पानी को पीकर आप एनर्जाइज हो जाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। इस सेल में एनर्जी स्टोरेज डिवाइस इसको कहा इसलिए गया है, जब जरूरत हो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये पोर्टेबल है, आपको बिजली का कनेक्शन हो या ना हो, आपको ट्रेन में लाइट की सुविधा हो या वायर कनेक्शन हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पावर बैंक अपने साथ लिया हुआ है तो आप इजीली अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं जब मोबाइल डिस्चार्ज होगी, ठीक है। तो जब उन्होंने एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, सेल क्या है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, एमसीक्यू में भी बहुत पूछा जाता है। सेल क्या है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसमें केमिकल एनर्जी होती है और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, या हो सकता है नेक्स्ट क्लासेस में हमें इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना पड़े, ओके। तो इस तरह सेल के थ्रू एनर्जी सप्लाई करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के मोशन और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब फ्री कंडीशन में ये कॉपर का वायर था तो उस समय इलेक्ट्रॉन के मोशन कैसे थे? रैंडम थे, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, लेफ्ट राइट अप डाउन किसी एंगल पर। लेकिन यहाँ पर इनका ऑर्डर एक पैटर्न था, इनका ऑर्डर्ड मोशन था, मतलब रैंडम मोशन के स्थान पर इनका पैटर्न एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव ही ये मूव कर रहे थे, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं मूव कर रहे थे। अब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल ये कहाँ से आ गए, इनकी डेवलपमेंट कहाँ से हुई, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? केवल एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क का मतलब जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच में एक बैटिंग साइड होता है और एक बॉलिंग साइड होता है। तो बैटिंग साइड में हमने स्टंप को ऐसे इंसर्ट कर लिया और बॉलिंग साइड में हमने स्टंप लगा लिया, तो वो क्या हुआ? एक बेंचमार्क है। मतलब बॉलिंग यहीं से होगी और बैटिंग वहीं से होगी, तो ये बेंचमार्क है। मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने उसको बेंचमार्क मतलब निशान लगा लिया। बेंचमार्क मतलब निशान, सिंबल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ अगर कॉपर वायर की बात की जाए, कोई भी वायर हो, तो अगर ये कॉपर वायर है, ठीक है, अभी दिख रहा है कॉपर वायर, अगर बोला जाए कि इसमें लेफ्ट क्या है राइट क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि ये एंड लेफ्ट है और ये एंड राइट है। अभी क्या, ये कॉपर वायर पूरी सिमिलर है, पूरी ज्योमेट्री इसकी सिमिलर है, ठीक है ना। लेकिन आपसे नेक्स्ट डे 2, 3 या 10 डेज बाद
आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा एंड है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें कौन सा एंड है लेफ्ट, कौन सा एंड राइट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन हो सकता है किसी ने चेंज कर दी हो, ऐसे कर दी हो, या ऐसे कर दिया जाए, या किसी एंगल पे कर दिया जाए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई निशान लगा लिया, कोई निशान लगा लिया, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये निशान मैंने लगाया था ये लेफ्ट के लिए था और ये निशान राइट के लिए था। बात समझ में आ गई? तो जो निशान लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बेंच मार्क। तो ये प्लस माइनस उन्होंने ऐसे सिंबल डेवलप कर लिए कि ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है। बात समझ में आ गई? ओके। तो सेल में भी उन्होंने ऐसा बेंच मार्क लिया, सेल में तो होता ही है, और यहाँ पर भी उन्होंने बेंच मार्क ले लिया। अब देखिए, जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, तब उन्होंने कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया? कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ये क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एरो हमने यहाँ पर लगाया E के ऊपर माइनस, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन माइनस से प्लस। समझ में आई बात? तो यहां पर उन्होंने कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन क्या था? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम माइनस टू प्लस टर्मिनल्स। इलेक्ट्रॉन फ्लोज किस डायरेक्शन से? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है ना? अच्छा, अब उन्होंने क्या किया? इसको इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रॉन क्या है? इस कॉपर के अंदर की बात हो गई है। अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब उन्होंने इसको टच किया, यहाँ पर कहीं पे टच करेंगे वायर पर, यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे, तो यहाँ पर आपको करंट फील होगा, शॉक फील होगा। ठीक है ना? तो उनको ये भी समझ में आ गया कि भाई करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो रहा है और करंट भी फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है? इस सेल से आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो इस सेल से आ रही है। क्यों? क्योंकि सेल क्या है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। सेल क्या है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। बार बार मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है ना? आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे वहां पर भी आपसे ये पूछा जाता है। ओके, अब देखिए, सेल से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी फ्लो भी हो रही है इस वायर में। ये क्या है? वायर। ये क्या है? वायर। ये सेल है, ये वायर है, ये कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर? ये कॉपर का है। अब उन्होंने किसी भी पॉइंट पर टच किया तो उनको करंट फील हुआ, मतलब उनको शॉक फील हुआ, जैसे आपको शॉक फील होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ये जो कंडक्टर है कॉपर का, इसको क्या बोला उन्होंने? कंडक्टर। ठीक है? इस कंडक्टर की डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर दी। मतलब क्या हुआ? अभी इस डायरेक्शन में था, उन्होंने इस डायरेक्शन में कर दिया। जब उन्होंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो उनको शॉक फील नहीं हुआ, उनको करंट फील नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसी डायरेक्शन में उनको करंट फील होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं तभी उनको करंट फील होता है। ठीक है ना? और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। करंट के जो फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या है? प्लस टू माइनस। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। मतलब करंट प्लस से माइनस की तरफ मूव होता है, इस डायरेक्शन में करंट मूव हो रहा है। ठीक है ना? ये क्या है? आई। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट उन्होंने कंक्लूड किया। बात समझ में आई? तो यहां पर जो सेकेंड पॉइंट है, करंट फ्लो, करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो करंट फ्लो कहां से होगा? प्लस से माइनस। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप ये पूछेंगे कि प्लस से माइनस की तरफ क्यों मूव हुआ, तो इसका भी आंसर सेम है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, ये उनका ऑब्जर्वेशन था, ये इस एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी थी, कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है ना? ये उन्होंने एज्यूम किया, ये उसका एजम्पशन भी आप कह सकते हैं। इसका प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है, इसको आप फील कर सकते हैं। उन्होंने फील किया और ये उन्होंने कंक्लूजन दिया। कई बार पूछा जाता है कि करंट प्लस से माइनस की तरफ ही क्यों मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ ही क्यों मूव हो रहा है। तो हम बार बार हमने स्टार्टिंग में रिपीट किया कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट में क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी है ये क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस ही मूव होगा।
ठीक है ना, और करंट जो है प्लस से माइनस की तरफ ही मूव होगा। ये उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ऑब्जर्व किया था। बात समझ में आ गई? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये उनका एजम्पशंस है। अब देखिए होता क्या है, अगर किसी ने कोई आइडिया जनरेट किया तो उस आइडिया को प्रूफ करना पड़ता है। उस आइडिया को प्रूफ करने के लिए ड्रूड एंड लॉरेंज के बाद कई साइंटिस्ट ने इनके आइडिया पर रिसर्च किया कि ये निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो ही क्यों होता है। कई साइंटिस्ट ने इनके बाद इनकी थ्योरी को फिर से स्टडी किया, समझा और खुद से एक नई थ्योरी देने की कोशिश की, बट वो सक्सेस नहीं हुए। उनके भी ऑब्जर्वेशंस यही थे। बात समझ में आ गई? मतलब ड्रूड एंड लॉरेंज के जो ऑब्जर्वेशंस थे वही ऑब्जर्वेशंस इसके बाद जितने साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की वही ऑब्जर्वेशन उनके भी थे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को फाइनलाइज कर दिया गया कि भाई करंट जो है वो प्लस से निगेटिव की तरफ ही मूव होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही मूव होगा। इसी को प्लस माइनस आयन भी आप कह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस भी आप कह सकते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स। टर्मिनल नॉर्मली सेल की कंडीशन में यूज होता है, ठीक है ना। टर्मिनल वर्ड आपको यहाँ यूज नहीं करना, यहाँ पर आयन या चार्ज वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनल सेल या बैटरी के कंडीशन में यूज होता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट की बात कर रहे थे। इस इलेक्ट्रिक करंट की थ्योरी को समझने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट को समझा, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड मोशन है, यहाँ पर रैंडम मोशन है। तो ये जो ऑर्डर्ड मोशन है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसी को क्या बोलते हैं? करंट। इसी को क्या बोलते हैं? करंट। आपने वाटर करंट सुना होगा। वाटर करंट में भी क्या है, हिमालय से गंगा रिवर जो है फ्लो होती है, मान लीजिए इलाहाबाद या हरिद्वार में जाती है, तो देखिए निकल कहाँ से रही? हिमालय से, और जा कहाँ रही? इलाहाबाद या हरिद्वार। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर करंट। कई बार आपने सुना होगा कि सी लेवल पे भी करंट काफ़ी हाई है, वहाँ पे जो है जाना नहीं है, या रिवर में करंट बहुत ज़्यादा है, या आपने मैथ में भी इसको बोट एंड स्ट्रीम जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप करंट फ्लो या रिवर करंट ऐसे टर्म्स यूज किया होगा। तो करंट का मतलब क्या हुआ? ये जो ऑर्डर्ड फ्लो है इसी को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। और ये करंट किसके कारण है? अगर ये वाटर के कारण होता है तो वाटर करंट, अगर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण है तो इसको आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्डर्ड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन या चार्जेस। बात समझ में आई? तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखी जाए तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट is defined as ordered motion of the charges, ordered motion of the charges। ठीक है, ये चार्जेस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। ये जो डेफिनेशन हमने लिखी थी, कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्लो ऑफ चार्जेस, तो फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ प्रोटॉन नहीं कहना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहना है, जो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन में लिखी थी। ये इलेक्ट्रिसिटी का जब डेफिनेशन हमने दिया तो यहाँ पर देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? ओके, तो ये जो है ड्रूड एंड लॉरेंज का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए यहाँ पर सर्किट। सर्किट क्या है? इसको सर्किट बोलते हैं। सर्किट क्या है? करंट जिस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगी, जिस पाथ से करंट फ्लो होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? सर्किट कोई नया टर्म नहीं है, सर्किट इसी को कहा जाता है। अच्छा, ये क्या है? क्लोज पाथ है। पाथ टू टाइप के हो सकते हैं, एक क्लोज पाथ, एक ओपन पाथ। क्लोज पाथ क्या हुआ और ओपन पाथ क्या हुआ? देखिए, आप अपने घर से स्कूल की तरफ निकलते हैं, अपने घर से स्कूल की तरफ गए तो वन डायरेक्शन फ्लो हुआ, वन डायरेक्शन आपने मोशन किया, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? ओपन पाथ। लेकिन अपने घर से स्कूल गए और वापस स्कूल से घर पर आ गए, तो स्कूल से घर और घर से स्कूल, ये क्या हुआ? एक क्लोज पाथ हुआ। इसको क्या बोलोगे आप? क्लोज पाथ। तो यहां पर देखिए ये क्लोज पाथ है, क्योंकि प्लस से निकलती है करंट और माइनस में इंटर करती है। तो यहां से ऐसे ट्रेवल करते करते यहां पर आ गई, और किस रास्ते से ट्रेवल कर रही है उसका पाथ क्या है? ये इलेक्ट्रिक वायर। ये वायर जो है इसका पाथ है।
इसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि यहाँ पर सेकंड टर्म से, ठीक है ना। ये क्या है, क्लोज सर्किट, और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। इतनी बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट जो हमारा डिटेल एनालिसिस होगा वो सर्किट पर होगा। इलेक्ट्रिक करंट आपने समझ लिया, अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे।